हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम एक वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं और ये वीडियो है ऑपरेशन कहूटा के बारे में। दिस वाज अ स्पेशल ऑपरेशन डन बाय RNDW रॉ एज वी कॉल इट, जो इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को देखता है। इंडिया का इंटरनल इंटेलिजेंस तो IB देखता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग है। तो बेसिकली ऑपरेशन कोटा, जहाँ तक मुझे पता है कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा था तो उसको उस प्रिपरेशन को सैबोटाज करने के लिए, बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए, नलीफाई करने के लिए रॉ ने पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन उसी टाइम इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो गया और इंदिरा गांधी PM से निकल के मोरारजी देसाई बन गए थे। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री काफ़ी जगह पे है, लेकिन आज हम एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैंने वीडियो निकाला है ढूंढ के। उसमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में बताया है कि क्या हुआ था और क्यों वो फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि मैं ऑपरेशन कहूटा के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन कहूटा के बारे में। रॉ का ऑपरेशन कहूटा में क्या रोल था, मोसाद का क्या रोल था, और हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का ऑपरेशन कहूटा में क्या रोल था, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आज़ादी के बाद हमारे पास एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी थी, IB, और वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और फॉरेन इंटेलिजेंस दोनों को ही हैंडल करती थी। लेकिन 1962 की इंडो चाइना लड़ाई में IB का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। वो चाइना द्वारा किए गए हमले की प्रेडिक्शन करने में नाकाम रही थी। ऐसे ही 1965 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया, उसकी भी प्रेडिक्शन IB नहीं कर पाई थी और इसको भी IB का एक इंटेलिजेंस फेलियर माना गया था। 1965 की लड़ाई में धूल चाटने के बाद पाकिस्तान को जब ये पता चल गया कि वो हिंदुस्तान से कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं जीत सकता, तो पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हुए हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया और खालिस्तान मूवमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट और हथियारों की सपोर्ट देनी शुरू कर दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो इस मामले में भी इंटेलिजेंस कलेक्ट करने में नाकाम हो रहा था, अच्छी इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। इन्हीं सब मामलों के चलते उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस पे फोकस करे। और इसी प्रस्ताव को लेकर वो अपनी कैबिनेट के पास गई और कैबिनेट से सलाह मशवरा करने के बाद, उनकी सहमति लेने के बाद, उन्होंने उस वक्त IB में काम कर रहे रामेश्वर नाथ काव को जिम्मा सौंपा कि वो एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का निर्माण करें। रामेश्वर नाथ काव ने बिल्कुल स्क्रैच से, ग्राउंड जीरो से काम करते हुए एक एक एजेंट खुद सेलेक्ट करके भारत की पहली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का निर्माण किया, जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। दोस्तों, रामेश्वर नाथ काव जी का जन्म वाराणसी की पावन भूमि पर हुआ था और 1940 में उन्होंने इंपीरियल पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। आज़ादी के बाद इंपीरियल पुलिस सर्विस का नाम चेंज करके इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया, जिसको कि हम IPS बोलते हैं। आज़ादी के कुछ साल बाद रामेश्वर नाथ काव इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ गए और वहां से उन्होंने 1968 में रॉ का निर्माण किया और रॉ के पहले चीफ भी बने। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में रामेश्वर नाथ काव ने जो भूमिका निभाई, उससे वो इंटरनेशनल लेवल के एस्पियोनाज सर्किट में रातों रात हीरो बन गए और उनके सबसे बड़े फैन बने जॉर्ज बुश सीनियर, जो कि उस वक्त अमेरिका की CIA के डायरेक्टर थे। जॉर्ज बुश काव से इतने इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने काव को काव बॉय का विश्लेषण दे डाला था। श्री RN काव के नेतृत्व में रॉ की प्रायोरिटीज क्लियर थी, उनकी प्राथमिकताएं क्लियर थी। पहली प्राथमिकता थी पाकिस्तान के ऊपर नजर रखना और दूसरी प्राथमिकता थी चाइना के ऊपर नजर रखना। 1974 में इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया और इससे पाकिस्तान के पसीने छूटना स्वाभाविक था। अब पाकिस्तान को भी हर कीमत पे न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था, न्यूक्लियर पावर बनना था। चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब भीख मांग के मिले, उधार मांग के मिले या फिर चोरी करके ही मिले, लेकिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था। और इसीलिए पाकिस्तान की ISI ने एक यंग साइंटिस्ट को, जिसका नाम अब्दुल कादिर खान था, अपने एजेंट के रूप में रिक्रूट किया और उसको नेदरलैंड्स की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंपनी यूरेनको में नौकरी करने के लिए भेजा।
AQ खान ने एज साइंटिस्ट यूरेनको में कुछ साल नौकरी की, लेकिन नौकरी की आड़ में वो न्यूक्लियर सीक्रेट चुराता रहा, क्रिटिकल डॉक्यूमेंट चुराता रहा, न्यूक्लियर सप्लायर्स की जो यूरोपियन न्यूक्लियर सप्लायर्स थे उनकी डिटेल्स चुराता रहा और एक दिन अचानक अपनी डच बीवी और बच्चों के साथ नीदरलैंड से गायब हो गया। AQ खान पाकिस्तान वापस आ चुका था। पाकिस्तान वापस आने के बाद उसने जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान आर्मी का आशीर्वाद लिया और न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए एक लोकेशन की खोज शुरू कर दी। वो लोकेशन उसको मिली पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक शहर जिसका नाम कहूटा है। कहूटा को उसने फाइनलाइज किया जहाँ पे कि पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाएगा और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने नाम दिया प्रोजेक्ट 706 यानी कि प्रोजेक्ट 706। पाकिस्तान के असली इरादों से अनजान फ्रेंच गवर्नमेंट भी न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रही थी, लेकिन चाइना सब जानते हुए भी यूरेनियम रिफाइन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेकर इंडिया और इजराइल में दिन ब दिन चिंता बढ़ती जा रही थी। इंडिया का चिंतित होना स्वाभाविक था, लेकिन इजराइल इसलिए परेशान था क्योंकि पाकिस्तान का AQ खान नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के दौरे कर रहा था। इजराइल को यह अंदेशा था कि पाकिस्तान के जरिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के हाथों तक पहुंच सकती है और ये बात आगे चल के ठीक साबित हुई। इजराइल का यह अंदेशा बिल्कुल ठीक साबित हुआ। अब रॉ और मोसाद दोनों ने ही साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट 706 को सबोटैज करने का निर्णय लिया। रॉ ने पाकिस्तान में फैले अपने सारे एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया और उनके निर्देश क्लियर थे। उनको पाकिस्तान में जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी और लेबोरेटरीज थी उन पर नज़र रखनी थी, उन पर सर्वेलेंस रखनी थी और साथ में ही इन लेबोरेटरीज में पता लगाना था कि किसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है और जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है उस फैसिलिटी को इन्फिल्ट्रेट करना था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी और सबको इन्फिल्ट्रेट करना बहुत ही मुश्किल काम था, लगभग नामुमकिन था। रॉ और मोसाद को पूरा शक था कि कहूटा ही वो प्लांट है जिसमें कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है, लेकिन इसके पक्के सबूत ना ही रॉ के पास थे ना ही मोसाद के पास थे। अब क्या किया जाए, कैसे ये कंफर्म किया जाए कि कहूटा ही वो प्लांट है जहाँ पे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए दोस्तों रॉ को एक बहुत ही नायाब आइडिया आया। रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तान के जो 30-40 साइंटिस्ट थे जो अलग अलग फैसिलिटीज़ में काम कर रहे थे उनको टेल करना शुरू कर दिया, उन पे दिन रात नज़र रखनी शुरू कर दी। ये साइंटिस्ट कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे मिलने जाते हैं, कब ऑफिस जाते हैं, कब ऑफिस से वापस आते हैं, किसका किससे अफेयर चल रहा है, हर चीज़ पे इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे थे। खास तौर पे रॉ के एजेंट्स ने उन नाई की दुकानों को यानी बार्बर शॉप्स को निशाना बनाया जहाँ पर कि ये साइंटिस्ट बाल कटाने जाते थे। रॉ के एजेंट्स बड़ी ही चतुराई से इन नाई की दुकानों से, बार्बर शॉप से साइंटिस्टों के बालों के सैंपल यानी कि हेयर सैंपल्स इकट्ठे कर लेते थे और उसको टेस्टिंग के लिए इंडिया भेज देते थे। ऐसे एक हेयर सैंपल की जब इंडिया में टेस्टिंग की गई तो इंडिया के साइंटिस्ट को उसमें रिफाइंड प्लूटोनियम के ट्रेसेस मिले। ये हेयर सैंपल था कहूटा प्लांट में काम करने वाले एक साइंटिस्ट का। अब ये कंफर्म हो चुका था कि कहूटा प्लांट ही वो फैसिलिटी है जहाँ पे पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। रॉ के पास अब पक्के सबूत थे। रॉ ने सारी तैयारियां भी कर ली थी कहूटा प्लांट को इन्फिल्ट्रेट करने की और सबोटैज करने की। 90% काम हो चुका था। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, या फिर कि मैं इसको बेवकूफ़ी कहूँ या फिर बॉर्डर लाइन अगर देशद्रोह भी कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। इस ट्विस्ट का नाम था मोरारजी देसाई। हमारे देश का दुर्भाग्य ही था कि उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आईबी और रॉ जैसी एजेंसीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि इन एजेंसीज का देश की फॉरेन पॉलिसी में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये दो देशों के बीच में रिश्ते बिगाड़ने का काम करती है। दोस्तों ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आपका खून खौल उठेगा कि मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही जो सबसे पहला काम किया वो था रॉ के बजट में 30 से 40% कटौती करना। मोरारजी देसाई के इस एक्शन से रामेश्वर नाथ काव इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने रॉ के चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया था। काव के बाद KS नायर रॉ के चीफ बने, लेकिन उनको भी मोरारजी देसाई ने ज़्यादा दिन नहीं टिकने दिया। उनको इतना परेशान किया, इतना आइसोलेट कर दिया कि तंग होकर नायर ने भी इस्तीफा दे दिया और नायर के बाद रॉ की कमान संभाली NF संतूक साहब ने। अब नए रॉ के चीफ बने संतूक साहब ऑपरेशन कहूटा की भी कमान संभाल चुके थे और उनकी निगरानी में रॉ के एजेंट्स कहूटा प्लांट को इन्फिल्ट्रेट भी कर चुके थे और उन्होंने कहूटा प्लांट में ही काम करने वाले एक साइंटिस्ट को अपनी तरफ डिफेक्ट भी कर लिया था। और वो साइंटिस्ट एक बड़ी रकम के बदले
कहुटा प्लांट के सारे ब्लूप्रिंट्स रॉ को हैंडओवर करने के लिए तैयार हो गया था। रॉ के नियमों के मुताबिक, रॉ की रूल बुक के मुताबिक, अगर ऐसी कोई भी पेमेंट रॉ को करनी है किसी भी जासूस को, डबल एजेंट को या डिफेक्टर को, तो उस पेमेंट के लिए रॉ को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही परमिशन दे सकता है। तो इस परमिशन को लेने के लिए एक दिन संतोख साहब मोरारजी देसाई के पास पहुंचे। उन्होंने मोरारजी देसाई को पूरी बात बतानी शुरू की कि पाकिस्तान कहुटा में क्या कर रहा है और ये पेमेंट किस लिए चाहिए। अभी संतोख साहब ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि मोरारजी देसाई ने ना के जवाब का थप्पड़ संतोख साहब के मुंह पे दे मारा, और ना करने के साथ साथ संतोख साहब को भाषण भी सुनाना शुरू कर दिया कि क्यों रॉ को पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में, घरेलू मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और इसकी वजह से कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं। बेचारे संतोख साहब क्या करते, वो रॉ के चीफ थे, ISI के चीफ नहीं थे। शायद ISI के चीफ होते तो अपने प्रधानमंत्री से पूछते भी नहीं, लेकिन वो हिंदुस्तान की रॉ के चीफ थे। हिंदुस्तान जहाँ डेमोक्रेसी थी और यहाँ पे प्रधानमंत्री ही सबसे पावरफुल होता है। बेचारे संतोख साहब अपना सा मुंह लेकर वापस चले गए। लेकिन अपना ही पेशाब पीने वाले मोरारजी देसाई का पागलपन और देशद्रोह यहीं खत्म नहीं हुआ। मोरारजी देसाई ने सारी हदें तब पार कर दी जब एक दिन जनरल जियाउल हक से अनऑफिशियल इनफॉर्मल बातचीत करते हुए मोरारजी देसाई, जो कि अपने बड़बोलेपन की आदत से मजबूर थे, ये कह डाला, जनरल साहब मुझे सब पता है कि आप कहुटा में क्या कर रहे हो, कहुटा में क्या चल रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो ना। मुझे रॉ ने सब बता दिया है। संतोख साहब आए थे, मुझे पूरी ब्रीफिंग देकर गए थे। दोस्तों, ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिनके बड़बोलेपन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस फोन कॉल के बाद बस क्या था, जनरल जियाउल हक ने ISI को रेड अलर्ट पे डाल दिया, और ISI ने ऑपरेशन कहुटा में रॉ के जितने भी एजेंट्स इन्वॉल्व थे, वो एजेंट जो अपने परिवारों से दूर चंद रुपए की नौकरी नहीं कर रहे थे, देशभक्ति कर रहे थे, अपनी जान खतरे में डाल के हमारी सिक्योरिटी के लिए दिन रात काम कर रहे थे, ISI ने उनको एक एक करके ढूंढ निकाला, आइडेंटिफाई कर लिया, और उनको तड़पा तड़पा के क्रूरता से मौत के घाट उतार दिए। दोस्तों, मोरारजी देसाई की इस बेहद शर्मनाक हरकत से हमने अपने वीर जवान एजेंट्स तो खोए ही, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी कम से कम 10 साल पीछे चला गया। जो रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में हमारे प्रधानमंत्री की हरकत की वजह से शहीद हुए, उनके परिवारों को उनके शव तक हासिल नहीं हुए। उनके परिवारों को उनका एक आखिरी बार चेहरा भी देखने को नसीब नहीं हुआ, उनका अंतिम संस्कार भी करना नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले उन रॉ के एजेंट्स को मैं शत नमन करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गया। काफ़ी शॉर्ट वीडियो था और डिटेल में भी था, लेकिन कुछ कुछ डिटेल्स जो मैं जानता हूँ मैं भी शायद इसमें थोड़ा ऐड कर सकता हूँ। तो जब जैसे वीडियो में बताया गया था कि जब खालिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान से शुरू किया गया था भिंडरनवाले के साथ। भिंडरनवाले कौन था? बेसिकली भिंडरनवाले इज़ अगेन क्रिएटेड बाय कांग्रेस। तो पहले तो कांग्रेस को कुछ भी जीत नहीं हो रहा था पंजाब में, तो इन्होंने सोचा कि एक डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी करेंगे और एक अलग सेक्शन ऑफ लोगों को खड़ा करेंगे। भिंडरनवाले को खड़ा किया, बाद में वो पाकिस्तान के साथ मिलके कांग्रेस के अपोजिट हो गया। तो एक बड़ा स्टोरी है। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी का भी मर्डर हुआ, तो वो तो हम सब लोग जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ में जब जैसे उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को पता था कि वी कैन नॉट विन अ कन्वेंशनल वॉर, तो उन्होंने जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमारा फर्स्ट, तो उसके बाद उन्होंने भी स्टार्ट कर लिया था कैसे भी करके। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस वीडियो में नहीं बताया, अब्दुल कदीर खान, AQ खान, वो इंडिया से गया था। सो ही वॉज एन इंडियन मुस्लिम। मतलब पार्टीशन के टाइम पे नहीं गया था, पार्टीशन होने के कुछ साल बाद गया था। तो ये आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो पढ़ाई वढ़ाई सब इंडिया में करके बाद में उसने पाकिस्तान सिटीजनशिप लिया और बाद में इतना उसने पाकिस्तान के लिए काम किया, प्रोजेक्ट 706 के लिए। तो ये जो साइंटिस्ट वाला ब्लैकमेल था वो सही था। और मैं आपको उसी चीज़ का एक फैक्ट बताता हूँ। तो उस वक्त तो बेसिकली कौन था ये रॉक के कौन कौन लोग थे? तो अराउंड 15 से 20 लोग थे जो पाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ सालों से रह रहे थे, अपना नाम बदल के वगैरह वगैरह करके।
तो उसमें मेन जो प्लानर थे वो अजीत डोवाल ही थे। और आपको आश्चर्य होगा कि ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इवन पाकिस्तान के गवर्नमेंट इसमें भी डॉक्यूमेंटेड है कि ये लोग क्या क्या करके कैसे पकड़ा था कहुटा इसमें। तो नज़र रखने के टाइम पे अजीत डोवाल साहब वो एक बेगर बन के, भिखारी बन के कहुटा जो इनका जो कहुटा का लेबोरेटरी है उसके बाहर एवरीडे वो हर रोज़ भीख मांगते थे, ताकि पता चल सके कि कौन कौन उस फैसिलिटी के अंदर जाता है, बाहर आता है, कितने टाइम पे जाता है, कितने टाइम पे आता है। बाद में उनको आइडेंटिफाई करके, जैसे वीडियो में बताया कि उनके बालों को कट करके इंडिया टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था। तो उसके बाद जब सब कुछ रेडी हो चुका था, और एक चीज़ जो मिसिंग है इस वीडियो में, जहाँ तक मैं इस ऑपरेशन को जानता हूँ, तो मोसाद को तो ऑलरेडी अजीत डोवाल ने मना लिया था। पहले फर्स्ट स्टेप वाज कि एक जो साइंटिस्ट था उसको इन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया था अजीत डोवाल ने, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो उन्होंने ब्लैकमेल किया कि तुम मुझे ब्लूप्रिंट दो पूरा कहुटा फैसिलिटी का, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। तो उसने बोला कि ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन मुझे $10,000 चाहिए, क्योंकि अगर मैं देने के बाद अगर किसी को पता चल गया तो मुझे इधर मार दिया जाएगा पाकिस्तान में। तो अजीत डोवाल ने बोला ठीक है। तभी उन्होंने फंड्स की मांग की $10,000 का। तब मोरारजी देसाई को पता चला। लेकिन ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऑपरेशन कहुटा, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे शुरू हुआ था। तब तक इंडिया में इलेक्शन होके इंदिरा गांधी इस बार पीएम नहीं बनी थी और मोरारजी देसाई पीएम बन गया था। तो मोरारजी देसाई को लगा कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो इंदिरा गांधी को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि उसने स्टार्ट किया था। तो इतनी छोटी सी सोच में उसने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। तो उसके बाद वो नहीं दिया करके फिर अजीत डोवाल ने वहीं पे नहीं छोड़ा। उन्होंने ट्राई किया मोसाद को कांटेक्ट करने को, कन्विंस करने को, इजराइल एजेंसी को। तो इजराइल ने बोला कि ठीक है हम सब कुछ करने को रेडी है, वो पूरा डिस्ट्रॉय करने को भी रेडी है, लेकिन हमारे पास उतना लाइक वी नीड पेट्रोल इन बिटवीन, लाइक अगर अटैक करना है तो हमारे हेलीकॉप्टर हो या हमारे फाइटर जेट्स हो, वो इजराइल से पूरा उड़ के नहीं जा सकते, तो बीच में हमको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन अरेंज अ रीफ्यूलिंग इन गुजरात फॉर अस, देन नो नीड फॉर यू टू गेट इन्वॉल्व, मतलब आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, पूरा नाम हमारा आएगा इसराइल का, आप सिर्फ हमें पेट्रोल रीफिल करके दे दो गुजरात में। तो उसके लिए भी ऑब्वियसली परमिशन तो मांगना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर से, उसके लिए भी मना कर दिया मोरारजी देसाई ने। तो ये सबसे गंदा और सबसे बड़ा भूल था इंडिया का। और जैसे लास्ट में इन्होंने जब ज़ियाउल हक ने फ़ोन किया मोरारजी देसाई को, तो हम सबको पता है कि मोरारजी देसाई को थोड़ा शराब पीने का आदत भी था। तो उसी टाइम पे उसने फ़ोन किया तो इन्होंने सब कुछ नशे में बोल दिया उसको। उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट 95% रॉ एजेंट्स सब लोगों को मार दिया गया पाकिस्तान में। लास्ट मोमेंट में अजीत डोवाल ने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गए। सो दिस इज़ द स्टोरी, अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।